खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के साथ जो बताया जा रहा है मुआहदा हो गया है या हो रहा है, उसकी क्या शराइत हैं, ये अभी तक कुल्ली तौर पर खुल कर किसी मोतबर सोर्स से अभी सामने बात नहीं है, मगर अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे ये क्या मामला, और फिर फ्रांसी सफ़ीर का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके जाने से क्या असर पड़ेगा या रहने से क्या हो सकता है। जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात की जो काविशें हैं वो किस हद तक कामयाब होंगी या कामयाब नहीं होंगी, ये मामला। और फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से 3 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ली हैं कि ये बात ख़त्म करें। और मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब बात है कि जो वजह नज़ा है, जो उसकी मनी ट्रेल सामने आए, वो खेल ख़त्म हो और अदालत अपना जो है वो खामोशी से काम करे और फाइज़ ईसा साहब भी अब काम करते रहे और चीफ जस्टिस भी बने इस मुल्क में। जनाब भट्टी साहब, तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात जो हैं उनकी कोई वाज़ेह शक्ल सामने नहीं आ रही, क्या माना गया? मुतज़ाद खबरें मुख्तलिफ मीडिया चला रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा मैं भी ना कल रात 4 बजे तक जागता रहा। इसमें फीडेड स्टोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं, फीडेड स्टोरियाँ। बदकिस्मती है, अब सहाफ़त ही सेड और शी सेड पे रह गई है। 10 खबरें आई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मेरी इन्फॉर्मेशन है नहीं हुए। उन्होंने पहला ये कहा था फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजें और उसका लेटर लाएं। मिनिस्टर इंटीरियर का रिज़ाइन, तमाम मुकदमा फौरी तौर पे ख़त्म। आज थोड़ा सा इबहाम जो इसलिए हुआ, कल उन्होंने कुछ तकरीरें की जब ये र्यूमर उड़ाई गई कि मौलाना साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। अब हुकूमत के मेरे ख्याल फ़राइद में शामिल है कि मोहतरमा फरदौस आशक अवान साहबा दिन में 10 दफ़ा आती हैं या दूसरे तर्जमान आके बताएं कि क्या एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक 5 मिनट पहले तक यतीम खाने चौक में उनका प्रोटेस्ट जारी है। ये कालानम के तलबान का, सॉरी ये लब्बैक का। तो मेरी इतला के मुताबिक तो जो रात एग्रीमेंट हुए थे जिसमें शेख रशीद साहब, मौलाना मजहबी अमूर साहब, चौधरी सरवर साहब, राजा बिशारत साहब और कुछ और लोग थे, और दूसरी तरफ PTI के ये तरीके लब्बैक के थे। शराइत बहुत सख्त थी, गुफ्तगू में उतराव चढ़ाव भी आया, गुस्सा भी आया, ठंडा भी हुआ, लेकिन अभी तक जो हम समझ रहे थे कि कल रात तक एक खुशखबरी आ गई कि अब अमन हो जाएगा, लेकिन कोई एक फरीक, लेकिन इस दौरान बड़ी साहब अनटोवर्ड वाकया इस दौरान नहीं हुआ कुछ। कल से हम नहीं देखें, उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि वो 20 को उधर जाएंगे, इस्लामाबाद जाके धरना देंगे, वो नहीं हुआ। वो हुकूमत ने इस्लामाबाद में फूल प्रूफ इंतजाम किए, लेकिन कल जो जेल के बाद तासुर दिया गया था कि ये धरना भी ख़त्म हो जाएगा। कल की उनकी एक मौलाना की गालमन फैज़ी साहब हैं गुलाम, उसकी वीडियो भी चल रही है, जो शूरा के मेंबर हैं उनके। हाँ, वो कल की है, जब उन्हें इतला आई थी कि मौलाना साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है, जबकि वो इतला भी गलत थी। उस पर उन्होंने अपने लोगों से खिताब किया। और मेरा ख्याल है जो इतना इबहाम है ना इस वक्त, यकीनन पाकिस्तान का हर बंदा चाहता है अमन और एमिकेबली ये लोग घरों में जाएं। तो ये वज़ीर दाखिला अब कल 2 बजे कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आज आकर TV पे बता दें कि क्या स्टेटस है, क्या मुआहदा हुआ है, नहीं हुआ, उन्हें छोड़े या नहीं छोड़े। एक तरफ ये खबर आती है सबको रिहा किया जा रहा है, दूसरी तरफ आ रही है दहशतगर्दी एक्ट के तहत नहीं रिहा किया जाएगा, तीसरी तरफ इस पे बैन किया जा रहा है, MPO के तहत जो पकड़े गए हैं। मतलब दर्जनों खबरें हैं, लेकिन उनमें से 80% फीडेड है। फीडेड स्टोरियां आप समझ लेना। आप सोशल मीडिया, आप जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया तो छोड़ देना, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बड़े समझदार सहाफ़ी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने 2-4 बड़े नहीं भट्टी साहब, ये क्या होती है फीडेड स्टोरी? जान के आपको इतमाद में लेना, कोई ऐसा बंदा कहे तू फिक्र ना करे, खबर चला दे, हमें जाली है, मैं संभाल रहा, मतलब अपने मुफाद के लिए, खबर असल नहीं है ना, खबर नहीं, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो आपको आई है कोई फीडेड स्टोरी का ये चला दे? तो अल्लाह के करम से बड़ा इतना नाहल आदमी, मुझे कोई इस किस्म की स्टोरियाँ देते ही नहीं, मेरी रेपुटेशन ही खराब हो करा। यहाँ तो कई चैनल पे स्टोरी आई है जी, सुलह भी हो गई है, रिहाई भी हो गई है। वो हर चैनल के सोर्स हमसे बेहतर होंगे, यकीनन उनके अच्छे सोर्स होंगे, हमारी खबरें भी गलत हो सकती हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अभी तक कोई फाइनल, जो अभी फाइनल हुआ था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मुझे एक मलिक साहब बात समझ नहीं आती कि हम क्यों एक, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो एहतजाज करने वाले लोग जो दुखी हैं और बड़े बजा तौर पर हैं, हम क्यों अपना एहतजाज रजिस्टर नहीं करा सकते बग़ैर कोई तोड़ फोड़ किए, बग़ैर कोई खून बहाए? ये क्या है, हमें क्या ये प्रॉब्लम है हमारा? बिल्कुल सिंपल है, जब कोई भी कौम लीडरलेस होगी तो ऐसे ही होगा ना।
देखें साद रिजवी साहब लीडर हैं और बड़े पढ़े लिखे। वो आपका नुक्ता नज़र है, मैं उस पर कोई बहस नहीं करता। मेरा पॉइंट है, मेरा लीडर, मैंने एक बंदे को वोट दिया, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरे अपोजिशन है। देखें कहाँ से शुरू करूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आने पसंद नहीं किया, किसी वफाकी वजीर ने आई करारदाद भी, मैं नहीं कह रहा वो भी MNA, उनका भी हक है वो करारदाद पेश करे, मगर किसी ने ओनरशिप ही नहीं ली। पीपल्स पार्टी वैसे नहीं ओनरशिप क्या नहीं ली, खाकान अब्बासी साहब ने जूता मारने तक की धमकी दे दी। मुझे ये बताएं इस वक्त इससे बड़ा और क्या काम करें आपके मुल्क में। मेरा सवाल ले लेना, ये मुसलमानों का मुल्क है, इस पर कोई बहस है? जो आपका इशू है, जो सेंसिटिविटी है, जो मोहब्बत है, उस पर कोई बहस है? मुझे बता दें, एक बंदा सरकारी बता दें, एक मुझे पॉलिटिकल पार्टी बता दें अपोजिशन से जो ईमानदारी से कोई पोजीशन ले ले, दरमियान में छुप छुपा के किधर है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, किधर है पाकिस्तान का मिनिस्टर की? कुछ हालत तो देखे ना जो असेंबली की हालत। कल शाम को आपने वीडियो बयान दे दिया वजीर दाखिला साहब ने कि ये हो गया वो हो गया, आज देख ले सारा कन्फ्यूजन है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। ये कोई मुश्किल दौर है और आप इल्जाम लगाते हैं भारत पे कि 70% ट्वीट वहां पे। मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जरा गौर फरमाइए ये क्या कह रहे हैं, सुनाएं यार जरा। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। अच्छा काई साहब 2 मिनट, ये सकाफती म्यार है। अच्छा काई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर अगो भी बनना है, काई साहब पहले भी बन गए ने। काई साहब वो स्पीकर को कह रहे हैं मैं तुम्हें जूता मारूंगा। काई साहब मैं मेरी अर्ज़े, आप अभी कह रहे थे कि हम जलाओ घिराओ के कौन से आशिक रसूल होने का पैगाम दे रहे हैं, और ये बात भी ठीक थी, मैं भी कह रहा हूँ तरीके बोले हमसे ज़्यादा आशिक रसूल हैं, मैं किसी पे नहीं कर रहा। ये शख्स मोहतरम प्राइम मिनिस्टर है और तरीके आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करारदाद आ रही है, तो वो स्पीकर को एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मैं तुझे जूता मारूंगा। ये इनके दिल में इसका मतलब है ये अपने जाती मफाद के लिए नहीं यार, स्पीकर को कहना मैं जूता मारूंगा। कादी साहब क्या खलाकी, सबसे बड़ा जूता मारा था ज़ियाउल हक ने इनके वालिद की सूरत में, हमें जिनको ये अंदर लेके आए हैं, इनका सकाफती म्यार देखें, इनकी तालीम देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, और आज इस मुल्क की हालत देखें तो आपको हैरत नहीं होगी। नहीं कादी साहब मुझे एक सवाल मुकम्मल कर। आम शहरी चलो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, मदरसे हैं, क्या वो पत्थर मार दे गाली दे दे, वो भी गलत है, मैं भी करूँ गलत है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर खत्म नबूवत पे वो आ रही है करारदाद, और वो स्पीकर साहब को मुहातब कह रहे हैं ओए तेन जुती मारांगा। यार ये असम्बली ये मुकद्दस समान है, यहाँ मेरे इन लोगों के हाथ में हमारा मुकद्दर है, हमारे बच्चों का ये है हमारे लीडर। काई साहब आपने 50 साल से जहर बोया है ना, आपने कहा कि ये इसको आप जमहूरियत कहते हैं। जहर बोया हमने? भाई आपने कभी कोई इस मुल्क में लीडरशिप भाई हमने फिजाएं नहीं बनाई साफ सुथरी। मेरा जहर कौन सा बोया है? जहर आपने बोया, आपने इस मुल्क को फ्री इलेक्शन का तोहफा नहीं दिया, आपने पॉलिटिकल पार्टी इंटरफियरेंस रखी है, आपने हमने खाकान अब्बासी दिया, नवाज शरीफ दिया, हमने जो है वोट से ये शहबाज शरीफ दिया, नहीं वोट से नहीं आया, कोई भी नहीं आया, मुझे एक बंदा बता दें जो वोट से आया। वोट से नहीं आया तो विस्फोट नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती 8 के इलेक्शन जमहूरी लोगों ने कराए, 13 के इलेक्शन जमहूरियत पसंदों ने कराए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, 18 के इन्होंने कराए। अगर फिर भी धांधली हो रही है तो छोड़ दें ये हुकूमतें, ना चिपके रहे। यानी आप कहते हैं कि 8 के इलेक्शन तो फिर इन्होंने कराया, कमीशन भी आप बना रहे हो, चेयरमैन भी आप बना रहे हो, चेयरमैन CBR भी आप लगा रहे हो, तमाम महकमों के हेड भी आप लगा रहे हो, इवन के RBG भी आप लगा रहे हो, तो यार फिर रो क्यों रहे हो? और हर एनु कहते रोंदे क्यों, शक्ल ही ऐसी। मुझे बताएं ये नामौसे रसूलत की करारदाद थी, उस पर सफीर की वापसी पे क्या एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेब देता है कि स्पीकर के मुंह पे जूता मारे? ये हम गली वालों मोहल्लों पे इन पे दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए, जमहूरियत के मुंह पे मारा उन्होंने पत्थर मारी। काबिल तारीफ नहीं है इस पे, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं हमने मदरसों के बच्चे जो जिनको घर में रिज़्क़ वो भी ऐसा नहीं करते पट्टी साहब, वो भी प्यारे बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं करते। एक आप असेंबली में जहां आपने कानून साजी करनी है 22 करोड़ आवाम की, मेरी जिंदगी आपके हाथ में करनी है, बिल्कुल सही। उधर आप कह रहे हैं मैं स्पीकर को जूता मारूंगा मुंह पे। काबिल मजम्मत है काबिल साहब। इस हालात में क्या इसका मतलब है पीपल्स पार्टी, ये जब तक लोग एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं इस मुल्क में कभी ना अमन हो सकता है। माफी चाहता हूं मैं, मुझे माफ कीजिए। तो लोगों को वोट का हक दे देना, हम ले लेंगे, सही लोग ढूंढ लेंगे। आप लोग वोट का हक क्या दें?
ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2 नंबर इलेक्शन सेल बनाया हुआ है, पहले वो तोड़े, सिस्टम बंद हो जाता है, पहले वो तोड़े ना 20,000 वोट जो 2 नंबर बनवाए थे, जब सिस्टम बैठ जाता है वो मैं करता हूँ। नहीं छोड़े ना, ये जो करते हैं वो क्या है भाई? ये तो मैं मुझे ये बताएं, ये जो माल टूटे हैं, ये माल टूटे हैं, नवाज शरीफ भट्टी साहब, इनके इलेक्शन कौन फंड करता है? नजायज फरोशों के साथ माल पकड़ने वालों, जमहूरियत का नाम ना लो। जज साहब ने कहा था मनशियात का पैसा और नजायज पैसा। मैं दूसरी बात, मेरी बात सुन ले, हम सारे दुनिया गलत है। 8 से 18 तक पीपल्स पार्टी उनकी ये कानून साजी करती थी, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स ले आते। आपने रोका ना, मैं बताता हूं क्या बताया ना, किसने रोका? मैं बताता हूं, इसमें डार ने वो तमाम शराइत निकाल दी जो आदमी को तय करती थी कि ये शरीफ आदमी चल रहा है, चोर चल रहा है। मैं आज मानता हूं मलक साहब, इसमें तो प्योर 8 से 10 इनकी हुकूमत थी, 18 तक ये कानून साजी क्यों नहीं की? आपने तो गलत है, मैं गलत है, बिल्कुल गलत है, हमने रोका। मेरी दुर्हास सुन लेना, मेरी दुर्हास है कि मेरा एक प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ तो ईमानदारी से इसको लीड करें। वो पंजाबी में कहते हैं चुप चुपा करके क्या, मैंने को कहा आप करारदाद दे देना, मैं जाऊंगा, ओनरशिप ही कोई नहीं ले रहा पाकिस्तान की। वेयर इज पाकिस्तान? मुझे बता दें। बात कानून नहीं होता, मेरी सबमिशन है। मेरा सिंपल सा सवाल है, पाकिस्तान का लीडर कौन है? बहुत बेहतर तकरीर थी, मेरी राय है, इससे इख्तलाफ आप करें, सिर्फ एक उसमें मैं उन्होंने कहा था, तो मैं मेरे अल्लाह को खूबसूरत आपने बात की, मगर बताए पाकिस्तान का लीडर कौन है इस वक्त? अच्छा यार, शेख रशीद साहब सुनवाया मैंने। आप मुझे बता दें, ये लोग आप मदरसों वाले पे दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हैं। स्पीकर जहां कानून साजी होनी है, अल्लाह के 99 नाम लेके वहां स्पीकर के मुंह में मैं समझता हूं आज उन लोगों को एक चीज सुना लो, शर्म से डूब के मर जाए उसामा बिन लादेन से पैसे पकड़ के इलेक्शन लड़ने वाले आज अमन अमान और जमहूरी की बात करते हैं, डूब के मरे। अब आप सुने, ये इसी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बड़े मोहतरम, हमारे तो साफी भाई भी रह चुके हैं, सुनाइए जरा फवाद चौधरी साहब। जो मुआहदा है, जाहिर है कि वो कानून के अंदर है। अगर पर्चे हुए हैं तो वो पर्चे हम तो नहीं खत्म कर सकते, वो पर्चे तो अदालतों में जाने हैं। जिनके ऊपर कत्लों के पर्चे हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो हमारा इख्तियार नहीं है। जो लोग 800 पुलिस वाले यहाँ पर जख्मी हुए हैं, 5 पुलिस वाले यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम वो पुलिस वालों का कहें कि वो हम भूल जाएं, वो नहीं भूला जा सकता। अच्छा भट्टी साहब, सवाल मेरा ये है कि जब हम इस्लाम में ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर तो ये फवाद चौधरी ठीक बात कर रहे हैं। सर कायद साहब, अब आप मलक साहब और आप दोनों नाराज हो जाते हैं। एक मिनिस्टर इंटीरियर आए दाखिले, उन्होंने कहा जो मुआहदा हुआ है उसमें मुआहदे में कौन कौन थे उन शख्सियात को देख लें कि तमाम मुकदमत खारिज किए जाएंगे, शेड्यूल 4 ख़त्म किया जाएगा। उसमें रिजवी साहब का भी नाम था, मैं आपको यकीन से कहता हूँ। अब फवाद चौधरी साहब आके कह रहे हैं ख़त्म नहीं होगा, वो तो रिजवी साहब पे भी आपने वो अंदर है, तो जो बाहर कत्ल हुए हैं उन पर वो पर्चे डाल दिए हुए हैं। ओ भाई, फिर एक आके स्टैंड लेना, ये कोई मुआहदा नहीं हुआ, आइन और कानून के मुताबिक। मेरा मौक़िफ़ है, इस कौम को इबहाम में क्यों डाला हुआ है? मुआहदा अगर किया है, जिस शिक पे किया है उसको वादे कर दें जनाब। जो मुकदमात हैं ये तुम छोड़ ही नहीं सकते, बेल तो जज से मारने लेनी है या मजिस्ट्रेट साहब ने लेनी है, तो आके लोगों को क्लियर कर दे, क्यों गलतफहमियां फैला रहे हैं? बंद गली में थोड़ी देर पहले आपके कमरे में बैठी बात हो रही थी कि खुद पता नहीं होता अगले 5 मिनट बाद क्या बस करना। असल बात ये है जब आपको पता ही नहीं मैंने अगला फैसला क्या करना है। ठंडे दिल से मेरी बात हम करो, ठंडे दिल से सुने। जब आप इंफॉर्मेशन रोकते हैं, कुरान में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि खबर जो है ना सच रोशनी है और बेखबरियां दे रहा है। जब आप इस रियासत का इस्तेमाल करके, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो इसका मतलब मैं इंडिया को दावत दे रहा हूँ कि झूठ यहाँ पे ये क्या आप कर रहे हैं? मुझे यार इन्फॉर्मेशन तो देना। रमजानुल मुबारक है, मैं किसी के लिए अपनी कब्र भारी तो नहीं करूंगा। पाकिस्तान में सच वो है जो ताकतवर की ख्वाहिश, जिद और हुक्म का ताबे हो, बाकी सब झूठ है हम जो बोलते हैं। फिर अवाम तो पाकिस्तान में सच वो है जो ताकतवर की जिद, ख्वाहिश और हुक्म हो। मैं तो इस बात को अल्लानिया तस्लीम कर रहा हूं। इन्होंने ये बात है कि मैं पूरा सच नहीं बोल सकता, कम से कम झूठ बोल के कबर ना भारी। यही हमारे पास बट्टी साहब, इस इदारे इन्होंने खुद, हम तो इज्जत करते हैं कानून की, आप भी करते हैं, मलिक साहब भी करते हैं, और अदालतों पर चर्चा और दौड़ते हैं, अदालतों को पत्थर मारते हैं, जजों को जो है धमकियां देते हैं। ये लोग होंगे तो फिर आपके साथ यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं, फिर आप नहायत काबिल एहतराम है जज साहब, हमसे सारे ये अफजल हैं, तरीके लब्बैक वाले भी, पीटीए वाले, नून सारे ही। आप कह रहे हैं जजों को धमकियां देते हैं, नहीं देते, आपके सामने दे रहे हैं। तो जजों को जिन्होंने 4-4 घंटे यरगमाल बनाया, आपने उनके खिलाफ क्या कर लिया? आज फाइज ईसा साहब जो फरमाते हैं, मैंने तो आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के
तस्वुर भी नहीं सुना ये गुफ्तगू करते हुए। यार ये क्या बात है, हर ताकतवर का बताया था आएंगे हम उस पर नहीं, सच सिर्फ जो। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, मुझे ये बताएं कि साद रिजवी साहब, पहले आप बता दें उनकी वेयर अबाउट्स क्या है, उनके बारे में क्या खबर है? उनके बारे में मुकम्मल सच बोलना मौसम के लिहाज से मुनासिब नहीं। जहाँ मुज़ाकरत हुए मुझे वो भी पता है, जो शरीक हुआ जो वो ही हुआ। एक जो स्टोरियाँ फैलाई गई वो सच नहीं है, सिर्फ मैं इतना कहूँगा। मेरे पर सड़ते हैं, पंजाबी च कहते ने सड़ते ने, अग को लंज होंगे हो ना। मगर भट्टी साहब किधर जाएगा ना, सवाल तो ये मुल्क के लोगों को हमने कहाँ पे हवा में लटकाया हुआ है। इसमें हुकूमत का कोई भी काबिल एहतराम मिनिस्टर या तर्जमान आया और आके बता दे एक ब्रेकिंग हुए थे ये मलिक साहब, एक ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग न्यूज़ देख फिर फौरन वापस आते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी है। वेलकम बैक जी भट्टी साहब। एक तो ये वाक़या बड़ा कंडेमनेबल है और ये हमारा एक सीनियर सहाफ़ी उनको नहीं, अभी तमाम टीवी चैनल्स पे चल रही है कि अबसार आलम साहब, मैंने और उन्होंने इकट्ठे काम भी किया हुआ है दुनिया टीवी में, तो इन्हें गोली लगना काबिल मजम्मत है। और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुक्मरान वक्त ये नून लीग के दौर में चेयरमैन पैमरा भी रह चुके हैं, मुतालबा करते हैं कि इनके मुल्ज़मान को पकड़ा जाए और बयान भी आया कि शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। गोली का ये मुनासिब तरीका नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है किसने मारी है, अब तो ये अफसार साहब बता सकते हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको हाँ चले थैंक गॉड कि वो हाँ जी मलिक साहब हालत उनकी खतरे से बाहर है, ये अच्छी बात है। बहरहाल वही बात है जो किसी भी माशरे में इस तरह का खौफ व हरास फैलाएंगे तो एक्सप्रेशन, क्योंकि नुमाइंदा है ना, एक सहाफ़ी कलम का अवाम का नुमाइंदा है ना, तो अगर आप इस तरह खौफ व राज करेंगे तो सच कौन बोलेगा, फिर सवाल ये पैदा होता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब ये जो फ्रांसीसी सफ़ीर के मुस्तकबिल का मामला है, अब इसमें ज़ाहिर है इसमें आपकी डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं और स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप भी होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है? देखिए, फ्रांसीसी सफ़ीर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज तक, मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि मुझे कल का नहीं पता, वापस नहीं होगा। ये नून लीग जाएगी। कल को लंदन में कोई आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में शान यूके में अमेरिका में गुस्ताखी कर देते, उनको भी भेजोगे, वो सारे पाकिस्तानी हम अपनी प्रॉपर्टियां बेच के वापस आ जाएंगे। नहीं, ये नून लीग करेगी उसके खिलाफ, यूके के खिलाफ। तो भाईजान मेरा ख्याल है हमारे जो अपनी रियासत के खिलाफ मुबैना तौर पे लॉबिंग करते हैं वहाँ पे, उन्होंने क्या करा के काबिल एहतराम भाइयों को इस मुतालबे से होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि जुर्म कहीं हो रहा है, गुस्ताखी कहीं कर रहा है और हम अपने ही साथियों को मार रहे हैं। जिनको मारे हो सकता है वो आपसे ज़्यादा आशिक रसूल हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पे वो कुर्बान हो रहा हो, उसको दरूद पाक पढ़ रहा हो। मेरा ख्याल है ये फैसला हुकूमत के लिए करना नामुमकिन होगा, सफ़ीर को वापस भेजना, लेकिन फैसला यकीनन अब करारदाद आज पेश हो गई है, पीपल्स पार्टी भी इसमें होगी। अच्छा भट्टी साहब, अपनी समझ के लिए आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछता हूँ कि करारदाद मंजूर हो जाती है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ, मंजूर होगी तो इसका क्या मतलब है आम आदमी के लिए? कोई कानून नहीं बन गया, पाबंद नहीं है हुकूमत इस पर। करारदादें बेशुमार पेश होती हैं, मंजूर होती हैं, लेकिन वो कानून इसको हम रायनामा समझेंगे कि पाकिस्तान की असेंबली की ये राय है, ऐसे ही है राय है, लेकिन ये कानून नहीं है। मेरा हमारी इतला के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सोच विचार किया और सफारती सतह पर यह नामुनासिब इकदाम होगा कि आप उनके सफ़ीर को भेजें। तमाम यूरोपियन ममालिक अपने सफ़ीर वापस बुला लेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। गुस्ताखी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी को, ना है ना हो सकती है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर कर रहा हूं। बात तो बड़ी साहब आगे बात करके फिर आगे जाते हैं, जंगीर तरीन साहब की स्टोरी पे भी जाते हैं। पाकिस्तान की जूरिसडिक्शन में अगर ये वाक़या ऐसा हो जहाँ पे पाकिस्तान की रिट है, तो वहाँ पे अगर हुकूमत एक्शन ना करे, हमें उनका एहतजाज करना है और उनको जहाँ जिस हद तक हो सके हमने जाना है, मगर हमारे साहब उसके भी तरीके हैं ना। आप डिप्लोमेटिकली, मैं कोई इस वाक़े को नहीं, डिप्लोमेटिकली भी आप सफ़ीर को बुला सकते हैं, आप मजम्मत कर सकते हैं, सख्त मजम्मत कर सकते हैं, मैसेजेस दे सकते हैं, उसका भी एक तरीका कार है। मगर जो आपने सवाल किया भट्टी साहब से, मेरा लिए कल प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया कि हमारी पॉलिसी क्या है। उन्हें हम नहीं करेंगे, उन्होंने बताया टेक्सटाइल का आपको बताया, यूरोपियन यूनियन का बताया, 50 तमाम उन्होंने खतूत लिखे हैं कि ये गुस्ताखी रोकी जाए। जो हुकूमत मेरे ख्याल में इस हद तक ठीक है, सफ़ीर की वापसी बज़ाहिर मुझे मुमकिन नहीं लगती, लेकिन ये फैसला अब देखें ना, सऊदी अरब की, फ्रांस के, सऊदी अरब कह रहा हूँ, ईरान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट की, फ्रांस की इन्वेस्टमेंट है, इंग्लैंड की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे उनके आयल में। और वहाँ नहीं गाइस सर, मेरी सबमिशन ये है, कल को अमेरिका में कोई गुस्ताखी करता है
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, यूके में करता है, आप किस किस को भेजेंगे? एक बंदे ने किया अमेरिका में, फ्रांस में, तो मैं अपने घरों को आग लगा दूं, आपकी गाड़ियों को जला दूं, ये दानिशमंदाना फैसला, मेरी ये रहनुमाई फरमाए। एहतजाज करें, पुरअमन करें, खुद वज़ीर आज़म ने चले हम जो भी अवेलेबल हमारे पास है हम उससे बढ़ के करेंगे, और सरकार भी को भी करना चाहिए, शायद करेगी। जहांगीर तरीन साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात, यार भट्टी साहब क्या रोज़ के ये नॉन इश्यूज़ हैं, 40 बंदे, कल भी हम ये बात कर रहे थे, लेके निकल जाएंगे, अंदर रहेंगे, मतलब वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन से मुलाकात का फ़ैसला कर लिया था। 2 वज़ीर इस वक्त भी हैं, कैसर, उन पर इतलाफ नहीं, 5 बंदों की वज़ीर आज़म ने, कुछ लोगों ने जाके पुश किया, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, उन्होंने पीएम को पुश किया कि आप डायरेक्ट ना मिलें, एक कमेटी बना दें। वो 5, 6, 7 लोगों की बना दी। जहांगीर तरीन साहब ने, मेरी खुद उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी वो सिर्फ़ और सिर्फ वो और उनके हम ख्याल जितने भी साथी हैं PMN सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से मुज़ाकरात करेंगे और उनसे फेवर नहीं लेने जा रहे, उन्हें ये कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन कराएं। ये मैं बता दूं, वो किसी भी वफद से नहीं मिलेंगे, जहांगीर तरीन साहब और उनके हम ख्याल साहब, ये मैं उनसे बात करके अर्ज कर रहा हूँ। और भट्टी साहब, ये जो इस तरह की भी खबर थी कि उन्होंने कल वेडनेसडे जो आ रहा है, कल बुध आ रहा है, तो उनका इफ्तार पार्टी थी, उन्होंने अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करना है, वो कैंसिल कर दी है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पहले उन्हें मैसेज मिला था कि PM साहब और जहांगीर तरीन की मुलाकात हो रही है, फिर जिस ग्रुप ने पर्चा करवाया वो भी बड़ा मजबूत ग्रुप है और PM साहब के करीब भी है आजकल। उन्होंने उनको कहा भाई आप डायरेक्ट उससे मुलाकात ना करें, आपको पता है जहांगीर तरीन की कुछ लोगों से नहीं बनती, उनमें मैं 2 वफाकी, एक वफाकी वज़ीर लाहौर का भी है, और कह दें चलो एक इस्लामाबाद हो भी और दसो। अच्छा, ये भट्टी साहब एक खबर और आ गई है, क्योंकि मौलाना ने तो इसमें कूद पड़े हैं इसमें, और सुना है ये खबर भी आ रही है, इसमें मैं आप दोनों से आपकी राय लूँगा कि ये मजहबी कार्ड मुस्लिम लीग नून जो है वो खेलने से बाज नहीं आएगी। ये एक तासुर भी है, और एक खबर भी ये दी जा रही है कि वहाँ से हदायत भी ऐसी आ गई है कि जनाब इसको हुकूमत को एम्बेरस करें। ये बात है या अफवाह है? देखें, वज़ीर आज़म ने खुद कह दिया कि नून लीग इनको पुश कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, ये सही है या गलत वो जाने, मौलाना का, लेकिन याद रख लें मौलाना ने तो ये कहा है, मुझे दुख हुआ है कि आप लाशें लेकर आओ, मैं आपको रिसीव करूंगा। यार लाशों पे सियासत, और जो अल्लाह से दुनिया से चले गया है उसका हुक्म है जल्द से जल्द तदफीन की जाए, हुक्म है ये। लेकिन हम देखें सियासत पे कोई वार नहीं छोड़ते। भाई आप इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आज अदम एतमाद ले आए, लेकिन इस इशू पे जहां आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नाम है, इस पे ना खेलें। यार इस पे तो कोई किसी का इख्तलाफ ही नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मगर सवाल ये है कि यहाँ पर ये होता है कि यहाँ हर इशू को मलिक साहब इस्तेमाल किए जाते हैं, अगली गवर्नमेंट की टांग खींचनी है आपने। कोई उसमें ना अखलाकियात होती है, ना रियासत होती है, ना नेशनलिज्म होता है, कुछ नहीं होता। और अब कहा यह जा रहा है कि अगर ये इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो रस्ते में इन्हें फैसिलिटेट भी किया जाएगा। कैसा, मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। ये तो मुस्लिम लीग नून का गम है। उनका गम ये है कि 2016 में जब से नवाज शरीफ का जवाल शुरू हुआ है, तो ये जो बरेलवी या ये जो सुन्नी वोट था उसको काटने के लिए ये तहरीक चलाई गई है। ये उनका नुक्ता नज़र है। और आपको पता है पंजाब में उनके 22 लाख वोट हैं। आपको याद है जब मोहतरमा वो कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा था, ज़िमनी इलेक्शन, तो पहली बार तरीके लब्बैक का भी कैंडिडेट आया था। तो उनका कहना है, उनको पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि ये जो वाक़या हुआ है, खुदा ना खासा मैं वो रिलीजियस बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं इससे हमारा सारा वोट वापस आ गया। बड़ी शिद्दत के साथ आया। भाई साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बड़ी जाहिलाना सोच है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी तो एक है ना जमात, यार ये क्या तरीका है? वोटर नहीं है यार, ये कैसे आप कह सकते हैं कि मैं हो सकता है मैं भी इस फिरके से हूं, तो मैं क्या नून लीग का वोटर था? ये अजीबो गरीब साइंस है कि आप कोई सियासी जमात बनाने से पहले पूछे कि तेरा मसलक क्या है। यार किन कामों में मुल्क को तबाह कर रहे हो? एक नतीजा और भी निकलता है ना कि ये जितनी शातें हुई हैं, ये जितना खून बहा है, इसका मुस्लिम लीग नून को फायदा हुआ है। मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, तो यही बता रहे हैं ना, ट्रेंड की बात कर रहा हूं। मैंने इस बार-बार कही है, दे हैव बेनिफिटेड आउट। नहीं, ये मैटर तो देखिए भट्टी साहब, देखिए इलेक्शन में आप हर चीज को मौलाना खादम रिजवी साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें कड़वा जन्नत नसीब करे। मैंने तो उनको नून लीग के जलसों में कभी नहीं देखा। मैं ये नहीं कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, मैंने तो कभी नहीं देखा। मेरी बात सुने,
तो यार ये क्या कर रहे हो कि ये वाला मसलक मेरा वोटर है, ये मेरा नहीं, मेरा आपसे सवाल है ना, फिर मुझे बताइए 22 लाख आपने पाबंदी लगा दी, ठहरे, ये 22 लाख वोट किसी को तो जाएगा ना, मैं ये बात कर रहा हूं, किधर जाएगा? वो तो आप तरीके इंसाफ भी खत्म करा दो, कह दो पहले ये नून लीग का वोटर था, फिर करा दे वो भी, फिर एमक्यूएम भी करा दे। 22 लाख वोट एएनपी को भी वोट पड़ा, अख्तर मैंगल को भी पड़ा, एक जमात है, कितनी सियासी जमात है? भट्टी साहब, मुल्क में आग लगी हुई है और मैं खुश हूं कि वोट मुझे मिल रहे हैं। ये क्या लोग हैं, ये कौन लोग हैं? बस अल्लाह ताला, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं जी। ये जो नए वजीर ख़जाना भी आ रहे हैं मलिक साहब, और असद उमर साहब हैं, और वो उनके केस ख़त्म करवाए जा रहे हैं सुनैब वहाँ पे नैब में, और वो क्या हाउ डू यू लुक एट? ये तो इमरान खान साहब की एक थ्योरी थी ना कि सारी उम्र उन्होंने क्रिकेट खेली है, और क्रिकेट उन्होंने खेली, उनके मुखालिफ टीम थी, एक थी जरदारी टीम, एक थी नवाज शरीफ टीम। अब उसी टीम के खिलाड़ी को लेके कह रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना है। अब मुझे बताएं, जंग अपना शौकत तरीन के पास ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है कि वो कह रहे हैं जी कि मैं आपकी खबर के लिए है कि आपके 30 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं इस दौर में, 2 सालों में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इकॉनमी पर वो लंबी बात हो जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की, सिर्फ सिंपल मैं बात करता हूँ, बिजली का जो रेट है, जो गैस का रेट है, जो पेट्रोल का रेट है, इसमें आप प्रोडक्टिव पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा, आप ना कोई यहाँ काम कर सकते हैं ना रोज़गार ख़त्म कर सकते हैं। मुझे बताएं ऐसा कौन सा जादू तरीन साहब करेंगे कि वो 6 से 7% उन्होंने क्लेम कर दिया। आप फिर ये बात मानते हैं कि जिन लोगों ने अनबंडल किया वापडा को, वो मुजरिम है कौमी? मैं कहता हूँ कौमी मुजरिम है जिन्होंने वापडा को बर्बाद किया। आपसे साहब को भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब। मेरा एक फिक्र लास्ट ले लेना, देखें शौकत तरीन ने बनाई अपना जरदारी के जोर में आपकी सारी अपना मैशियत, फिर शेख हफीज ने बनाई, आपकी तो लड़ाई लोगों के साथ। इसहाक डार ने क्या बनाया? आपने उनको ले लिया। 2 मिनट ठहर देना यार, हम ना हर चीज में स्कोर कर रहे हैं। मुझे बता दें, 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, वजीर खजाना इसहाक डार साहब बने, मुझे आज भी याद है। उन्होंने 8 दिन बाद छोड़ दिया था, ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। 91 की खबर मैंने रखी है, नवाज शरीफ का बयान था, अगर मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए तकदीर बदल दूंगा। बदल दी अपने बच्चों की, अपने खानदान की। ये काजी साहब, मैं कह रहा हूं कि इसहाक डार साहब का तुराब साहब बयान ढूंढे, जहां उन्होंने कहा था कि मैं फिनांस मिनिस्ट्री छोड़ूं, जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने मुशर्रफ साहब से ओथ लिया था कि साल बाद ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला, ये खजाना नहीं चलना, चल ही रहा है ना। 8 से 8 पे इन्होंने छोड़ा था तो 21 आ गई है। असल बात यह है कि आप अपनी इकानमी को बेहतर करें, और मलक समझो जब तक बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ती, जब तक वज़ीर आज़म की जाती इकानमी होगी, जब तक रूलिंग पार्टीज की जाती इकानमी होगी और साथ वो मेरी इकानमी को ठीक कर रहे होंगे, तो उसमें फिर मियाँ साहब की इकानमी बढ़ी, जरदारी साहब की इकानमी बढ़ी, और बाकी जो इनके साथ। अच्छा, आपका एक बट काई साहब आपका इंटरेस्ट है, आप ईमानदारी से बता दें, इस IPP के मसले को हल किए बगैर पाकिस्तान इकॉनमी ठीक हो सकती है? मुझे आना, मैं बता दूं। मैं अर्ज करता हूँ। साबका वजीर पानी बराए बिजली डॉन को इंटरव्यू देते हैं, जो हेरल्ड में छपता है, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये बिजली नहीं बन रही, ये डकैती हो रही है। ये पता है कौन साहब थे? इनका नाम था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। और ये बिजली जो सारी वारदात, मैं आज भी इमरान खान को कहता हूँ इनको नेशनलाइज नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, मगर इस मुल्क को खोखला किया पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 94 के मुआहदे थे, मैं खोल के बताता हूँ उनमें क्या था, और दूसरा खोखला किया इन्होंने जब जाके हाई कोर्ट में कहा कि मेरा जो चीन से मुआहदा हुआ है आपके पैसों से। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि वो कौमी राज है। और यार किन लोग मुजरिमों को यार हम डिफेंड करते हैं। एक राज और बता दूं भट्टी साहब, आपको अच्छी खबर सुना दूं, 6000 जो हाउसिंग स्कीमें है ना, इमरान साहब तो कहा था मैं मतलब NRO नहीं दूंगा, अब उन्होंने दे दिया। 6000 जो इनलीगल हमारे यहाँ डिफरेंट, किसी ने गैर कानूनी ज़मीन रखी हुई है, किसी ने बीच में कब्रस्तान ही रखा, जिस तरह आपने बड़ी बड़ी स्टोरियाँ दी हैं, उनमें जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं। अब ये एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि आप सबको माफ़ किया, फाइन करें और कर लें। आप बताएं ये अच्छा इक़दाम? बहुत नज़र में अच्छा है। देखिए, एक स्कीम कोई सेठ बनाता है, घर उधर 5 मरले का आप खरीद लेते हैं, उसने कोई वायलेशन किया, गलत किया, उसको जुर्माना करो। आप गरीब का घर क्यों छीन रहे हो? आपसे नहीं मैं मैंने ब्रेक पे जाना है, मैं वजह अच्छी बात मैंने उधर घर लिया है तो मेरा क्या कसूर है? फरार तो उसने किया, उसको जुर्माने करो और लोगों के घर। इस पे भी मुस्लिम लीग नून और ये पार्टियां खुश होंगी कि अगर ब्लैक इकॉनमी जिसकी बुनियाद इन 2 पार्टियों ने रखी और रियासत के और इदारों ने रखी, वो ये चाहेंगे कि ये काले धन की हुकूमत खत्म हो और इमरान खान को हम कहें। देखिए इन्होंने क्या किया है,
कहेंगे हम जराइम पेशा लोगों को दोबारा लाओ, ये जुर्म चलेगा तो रियासत चलेगी, ये आर्गूमेंट होगा। मेरा एक ब्रेक आप जवाब बाद ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस काजी फाज ईसा साहब को 3 कौन से सवाल फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, और अगर इन सवालों के जवाब आ जाए तो मेरे ख्याल में कौम एक नजाज से तो बाहर निकले। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये बड़ी खुशाइन खबर है जो हमारे ही चैनल पे आप देख रहे थे, अभी टिकट चल रहे थे कि धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। मैं अपने टिकट से पढ़ रहा था, भाई ये हमारे कोई हैं अगर देखिए ये तुराब साहब जिन्होंने खबर दी है, हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे अगर रब्ता करें, अगर ये ख़त्म हो गया तो बहुत खुशाइन बात है, हमें अच्छी बात इसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए। और अब हुकूमत को भी चाहिए कि उसे दे शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसके लिए सब करें पूरा, और जो एहतजाज करना है जिस फोरम पे जाना है। मलिक साहब एहतजाज वो करें, पुरअमन करें, किसी साइड पे जाके करें, लेकिन एहतजाज धरने का खत्म होना पूरी पाकिस्तान, कोई गाड़ी नहीं टूटनी चाहिए, शीशा नहीं टूटना चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए, और ये भी आज के रसूल है, इनसे भी मुज़ाकरत करने चाहिए। हाँ जी भट्टी साहब, ऐसे भी जो इकॉनमी हमारी सिचुएशन है उसमें कोरोना ही ऑलरेडी आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है। इस तरह अगर हम रास्ते बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फीलिंग्स को ना रोकें, तो इस तरह तो आप पूरी, मेरा ख्याल है हुकूमत ने बहुत दानिशमंदी की है। अगर ये धरना ख़त्म हो गया है जो खबर आई है तो ये इसी में बेहतरी थी। चलें भट्टी साहब, हम आगे बढ़ते हैं अपनी। ये जो जस्टिस फाइज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवालात दिए हैं और कहा ये दें और ख़त्म करते हैं इस बात को अदालत उज़्मा की जानिब से। पहला सवाल किया गया है, ओह सॉरी, मैं भट्ट साहब हमें लाइन पे आ गए हैं भाई, जरा बता दिए करें। भट्ट साहब वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया काजी साहब। शहजाद साहब ये फरमाइए कि ये क्या खबर है? काजी साहब, बिलाखिर ये मजलिस शूरा वहाँ पर बैठी है और मजलिस शूरा के जो अरकान है उन्होंने ये धरना खत्म करने का असली फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा ताहाल साद रिजवी साहब से कोई राब्ता ना है और इसलिए हम अपनी मजलिस शूरा का जो इस वक्त इजलास है वो हमने किया है और उस इजलास में हमने फैसला किया है कि हमने ये फैसला किया कि धरना हम जो है वो खत्म कर रहे हैं। इस इजलास में गुलाम अब्बास फैजी साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन जो वो बैठे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक की जानब सड़क को ट्रैफिक के लिए तकरीबन खोल दिया गया है, जबकि अभी तक स्कीम मोड़ से जो दूसरी जानिब से ट्रैफिक आ रही है वो ताहाल चूंकि जरूर बंद है, लेकिन एक साइड की ट्रैफिक इन्होंने खोल दी है और ये सड़क पर आकर उनके जो मजलिस शूरा के मेंबर है अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब, उन्होंने ये हुक्म फरमाया अपने दीगर वहाँ पर मौजूद। अच्छा शहजाद वार साहब, गुजारिश ये है, क्या इन्होंने कुछ बताया कि हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात हो रहे, किन शराइत पर वो धरना खत्म कर रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है? जी भट्टी साहब, इस वक्त मुतज़ाद राय आ रही हैं, हमें ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है क्योंकि जितनी बात हमारी उनसे इस वक्त मजलिस शूरा के अफराद है वहाँ पर, उनमें गुलाम अब्बास फैजी साहब भी हैं, वो ये तो पहला स्टांस तो वही यही दे रहे हैं कि जनाब इस वक्त हमारी साहब से रिजवी साहब से कोई टेलीफोनिक बात नहीं है और ना ही हुकूमत उनसे हमारे कोई मुलाकात का बंदोबस्त कर रही है जिस पर वाज़ेह पॉलिसी आई, और ना ही साद रिजवी साहब का अभी तक कोई वीडियो पैगाम ऐसा मंजर आम पर आया है जिससे सारी बात क्लियर हो जाए। मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, पहले ये आ रहा था कि साद रिजवी साहब को कोल्ड लखपत जेल से किसी जगह। बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी, मगर एक जो अहम बात है कि वो रास्ता खोल दिया गया है। पॉजिटिव डेवलपमेंट। वक्त कम है भट्टी साहब, तो मैं ये सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ। काजी फाइज साहब फरमा रहे हैं, पहला सवाल यह कि काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया के बैंक अकाउंट से क्या काजी फाइज ईसा साहब का कोई ताल्लुक है, इसका जवाब दे दें, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रही है। दूसरा सवाल यह था, बैरून मुल्क जायदाद के लिए भेजी गई रकम से क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कोई कानूनी ताल्लुक है या नहीं है। तीसरा सवाल, क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा से ताल्लुक नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि ये क्लियर कर दें, और मैं समझता हूँ ये बड़ी मुनासिब बात है यार, इतना लंबा क्यों खींचना है हमने बड़ी साहब? मेरे ख्याल में उन्होंने मोहतरम जज साहब ने मसला ही हल कर दिया और ये तीनों बातें काजी फाइज साहब के इख्तियार में। अगर मैंने अपनी बेगम को कोई चीज़ दी है तो मुझे तो पता है ना, तो मैं ट्रेल दे दूँ, इसमें बुरी बात। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं बता दूं, आज एक बड़ा मतलब इंसानी सी बात है कि मिसेस काजी जो थी वो आज आप दीदा होगी, उनसे पूछा गया और उनका मौक़िफ़ है कि मेरा जो टैक्स है वो मेरा राइट है, कोर्ट मुझे ऑर्डर ना करे कि इसको पब्लिक किया जाए, ये उनका नुक्ता नज़र मैं आपको दे रहा हूँ। और काजी साहब भी किसको पब्लिक ना किया जाए?
मिसेस काजी जो उनकी अहली है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि आप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा टैक्स है, ये मेरी प्राइवेट मेरी ये इन्फॉर्मेशन है। वो आप तो एफपीआर को बताना पड़ता है। बहरहाल जो भी मैं रिटर्न फाइल, वो आप दीदा साहब आप रिटर्न फाइल करते हैं अदालत में, आप मैं करता हूं। साहब आप भी रिटर्न जमा करते हैं, मैं हर साल करवाता हूं। आप अपने पैसे का करवाते हैं। उनका नुक्ता नजर बता रहा हूं मैं। आपका क्या नुक्ता नजर है? मैं अपना नुक्ता नजर नहीं दे रहा। कानून बदल देते हैं। जो आप तो मुझसे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उनकी, मैं ये कह रहा हूं ना कि मुझे हजूर, मैं आपको वो बता रहा हूं जो अदालत में हुआ है। हजूर लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ दी वी फील सॉरी फॉर आर। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जनाब के दुनिया में इधर से मैंने पैसे कमाए, इधर से गुजरे और वहां तक चले गए और वहां मैंने चीज दी, इसको साबित करने में कौन सी क़यामत चाहिए? मियाँ साहब भी कहते थे ये हैं मेरे वो असासे और कख पता नहीं चला और नाल निकल गए ने। यकीनन काजी फाजी साहब के असासे बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, मैं ये मानता हूँ, वरना इस बड़े अहदे तक वो कैसे पहुँचते। मगर ये इन्फॉर्मेशन दे के इस हिजान से इस मुल्क को निकाल दिया जाए। इजाज़त दें, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।